जय हिंद दोस्तों, MPPSC 2.0 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे भ्रष्टाचार की, यानी करप्शन की। और इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता और भ्रष्टाचार का मापन। इन दो बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो MPPSC मेंस पेपर 4 एथिक्स यानी नीति शास्त्र से संबंधित होगा। इसके साथ साथ सभी स्टेट पीसीएस के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता है क्या। ठीक है, यदि आप ये जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता है क्या, तो आपके जो 3 नंबर वाले प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, तो उनको आप आसानी से कर पाएंगे। और यदि अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता के ऊपर आपको 6 नंबर में प्रश्न लिखने को आ गया या 150 शब्दों में लिखने के लिए आ गया, तो उसके इंट्रोडक्शन के रूप में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की यदि बात की जाए, तो यह एक गैर सरकारी, गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार मापक संस्था है। इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्थापना की बात की जाए तो 1993 में जर्मनी में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो बर्लिन में इसका मुख्यालय है, ये ध्यान रखें। और प्रमुख सूचकांकों की यदि बात करें तो कुछ प्रमुख सूचकांक ये जारी करती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उनके बारे में देख लेते हैं। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की बात करें तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI के नाम से ये जाना जाता है। दूसरा यदि बात करें तो वैश्विक भ्रष्टाचार बैरोमीटर, ठीक है, ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर के नाम से जाना जाता है। तीसरा बात करें तो घूस दाता या रिश्वत दाता सूचकांक के रूप में इसे आप देख सकते हैं, तो ब्राइब पेयर्स इंडेक्स के रूप में जाना जाता है। और धारणा, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ सूचकांक हैं जो अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करती है, जिन्हें आप याद रख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि उपरोक्त सूचकांकों के माध्यम से विश्व के देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपका अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता काम करता है, ये ध्यान रखें। और इसमें आप विशेष के रूप में लिख सकते हैं, जो अंतिम बिंदु होगा और आपके उत्तर को अच्छा भी कर सकता है, कि वर्तमान में भारत की स्थिति भ्रष्टाचार में क्या है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इसमें क्या रैंक दी है भारत को। तो 2018 में 78वें स्थान पे था और 2019 में 80 नंबर पे, माने 80 नंबर पे, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन इसका। आगे देखते हैं हम लोग कि अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता के उद्देश्य क्या हैं, इसके आदर्श क्या हैं और इसकी भूमिका। ठीक है, कम शब्दों में लिखने का प्रयास किया गया है, पर जितना मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये आपके 150 शब्दों में कवर हो जाएगा और आसानी से आप याद भी रख सकते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको इसमें छूट जाएं, फिर भी आपका 150 शब्दों में कवर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला यदि बात की जाए तो भ्रष्टाचार की निगरानी करना। कैसे निगरानी करना? तो भ्रष्टाचार कंपनी, जो कंपनी के भ्रष्टाचार होते हैं, वाणिज्यिक भ्रष्टाचार आप कह सकते हैं, कारपोरेट एवं नैतिक भ्रष्टाचार, इनकी निगरानी करना। दूसरा आप इसमें देखेंगे कि समाज के सभी स्तरों में पारदर्शिता, जवाबदेही, सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देना। ये कॉमन पॉइंट है, सभी में रहता है, तो इसे आप हमेशा ध्यान रखें। कोई भी भ्रष्टाचार सूचकांक लिखेंगे तो इसमें आपको ये लिखना ही है। नेक्स्ट देख लेंगे, रिश्वतखोरी, गुप्त सौदों के दुरुपयोग को रोकने हेतु सरकार व नागरिकों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास करना, ये ध्यान रखें। चौथा भी कॉमन पॉइंट है, आप इसे भी ध्यान रखें हमेशा, कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इस तरीके से 4 उद्देश्य इसमें लिखे गए हैं जो आप आसानी से याद रख सकते हैं। 2 कॉमन हैं जो मैंने स्टार बना दी, उनको ध्यान रखिएगा, कभी भी लिखें तो इनको भी आप हमेशा ध्यान रखें। आदर्शों की यदि बात करें तो अभी तक हमने नीति शास्त्र में जो भी आदर्श पढ़े हैं एक लोक सेवक के, उनको आप यहाँ पे लिख दें तो आपका अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता के सारे इसमें आपके आदर्श पूरे हो जाएंगे। पहला क्या है? पारदर्शिता, जवाबदेही, अखंडता, एकजुटता, साहस, न्याय और जनतंत्र। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखेंगे। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, पारदर्शिता, जवाबदेही, अखंडता, एकजुटता, साहस, न्याय एवं जनतंत्र। ठीक है, तो ये आदर्श आपके हो जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता के। भूमिका क्या होगी? तो ये हम भ्रष्टाचार से संबंधित है, इसलिए हम इसमें लिखेंगे कि भ्रष्टाचार को रोकने हेतु प्रयास करना व सरकारों को इसे लागू करने हेतु क्या देना? सलाह देना। ठीक है, तो इस तरीके से सलाहकारी संस्था के रूप में भी ये कार्य कर सकती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, तो इस तरीके से भूमिका आप लिख सकते हैं। इन सभी पॉइंट्स को आप कवर करके उद्देश्य में भी डाल सकते हैं। ठीक है, और 6 नंबर में आपका ये प्रश्न पूरी तरीके से कवर हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। जो अगला बिंदु था हमारा कि भ्रष्टाचार का आखिरकार मापन कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें मापन में दो तरीके की स्थितियां हैं। यदि आप इस उत्तर को लिखना चाहेंगे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है क्या और भ्रष्टाचार का मापन किस प्रकार से किया जा सकता है, तो इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास। पहला ये है कि आप सीधे 10 बिंदुओं में इस उत्तर को लिख दें, या आप पहले ऐसा करें कि अंतर्राष्ट्रीय मापन को एक तरफ लिख दें ऐसे, और दूसरी तरफ आप बता दें कि राष्ट्रीय व स्थानीय स्तर का मापन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसमें मैंने दो तरीके से आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे होगा और राष्ट्रीय स्तर पर कैसे होगा, क्योंकि सिलेबस में आपको ये नहीं लिखा है कि भारत का भ्रष्टाचार मापन है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। तो आपको दोनों को बैलेंस में रखना होगा और अपने उत्तर को लिखना भी होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मापन में किन सूचकांकों की मदद ली जाती है। तो सबसे पहला आपका हो जाएगा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, जिसे सीपीआई के नाम से जानते हैं, पहले मैंने आपको बताया है। दूसरा आपका हो जाएगा वैश्विक भ्रष्टाचार बैरोमीटर। तीसरा आपका राजस्व पारदर्शिता संवर्धन। चौथा आपका हो जाएगा वैश्विक सत्यनिष्ठा रिपोर्ट। पांचवा आपका हो जाएगा विश्वव्यापी शासन संकेतक। और छठवां आपका हो जाएगा अफ्रीकन शासन पर इब्राहिम का सूचकांक। तो इब्राहिम सूचकांक इंपॉर्टेंट है, जैसे एक दो, जैसे आपका भ्रष्टाचार बोध सूचकांक और भ्रष्टाचार बैरोमीटर, तो इनको मैंने 3 नंबर में आपको अगली स्लाइड में बताया है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, दूसरे इन पे देखें, राइट हैंड साइड पे, अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड पे अंतर्राष्ट्रीय मापन की बात की है। ठीक है, तो इसमें आप ये अंतर्राष्ट्रीय में रा ऊपर कर लीजिएगा, हमेशा ये एरर हो जाता है, तो आपका सही हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, और राष्ट्रीय स्तर की यदि बात करें, राष्ट्रीय स्तर और स्थानीय मापन की, तो इसमें आपने पहले भी ये सारी चीज़ें पढ़ चुकी हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है कि लेखन शैली ऐसी होती है इसमें मेंस में कि आपको जो आप पढ़ के जाएंगे वो कभी आपको काम नहीं आने वाला है। ठीक है, आपने पहले ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें पहले पढ़ रखी हैं, बस आपको उत्तर लेखन में शामिल करना है इसको, तो आपका उत्तर और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और दूसरों से अलग भी होगा। पहला देख लेते हैं सीएजी, जो भ्रष्टाचार के मापन में कार्य करता है। आपके विसिल ब्लोअर हो जाएगा आरटीआई, और गैर लाभकारी जो संस्थाएं होती हैं, एनजीओज जो होते हैं, स्वयंसेवी, एसएसजी वगैरह जो होते हैं, आपने पॉलिटी में पढ़े हैं, वो सारी चीज़ें आप इस पर लिख सकते हैं, ये भ्रष्टाचार के मापन में सहयोगी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लें, देश भर में स्वास्थ्य की स्थिति हो जाएगी, बेरोजगारी, गरीबी, अधोसंरचना का विकास आदि के माध्यम से आप जान सकते हैं कि भ्रष्टाचार भारत में किस स्तर पे है। ठीक है, स्वास्थ्य की स्थिति आप देखें कि अभी आप देख लें कि कुछ दिनों पहले ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं थे। ठीक है, कोरोना में जैसे आपको स्थिति पता चली होंगी, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। दवाइयाँ आपको सही तरीके से नहीं मिल पाएंगी, उन पर कालाबाजारी हो जाती है। अधोसंरचना में सीमेंट जो होती है वही गायब हो जाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, घर बनते हैं पर वो किसी के नाम पे हो जाते हैं, पर जिस व्यक्ति को मिलना चाहिए उसको सही तरीके से नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भ्रष्टाचार के मापन जो है स्थानीय स्तर पर भी दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके अलावा देख लें कि देश की जो जीडीपी का स्तर है, उसके आधार पे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचार का मापन किस स्तर पर है। आगे देख लेते हैं, चौथा बिंदु इसमें लिखा है मैंने कि औद्योगिक विकास दर के माध्यम से भी आप जान सकते हैं कि भारत में औद्योगिक विकास दर किस प्रकार से है, तो उससे भी आपको पता लग सकता है कि भ्रष्टाचार किस स्तर पर हो रहा है। तो इस तरीके से दो माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय मापन और राष्ट्रीय व स्थानीय स्तर का जो मापन है, इस तरीके से आप भ्रष्टाचार के मापन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। वही मैंने आपको बताया था कि यदि ये प्रश्न जो है अंतर्राष्ट्रीय मापन वाले 3 नंबर में आपसे पूछ ले तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, और भी यदि आपको इनमें जानकारी मिले तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहला बात करें तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि जो टीआई मैंने इसलिए लिख दिया है कि आपको बार बार बता दिया है मैंने कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता के द्वारा 1995 से प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। और इसमें खास बात ये होती है कि अधिकतम या न्यूनतम मापदंड पर इसमें रैंक प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखें। इसके साथ साथ इसमें देख लें आप कि सूचकांक में किसी भी राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त, यहाँ पर भ्रष्टाचार मुक्त आप ऐड कर लीजिएगा कि यहाँ पे बीच में आप भ्रष्टाचार मुक्त दर्जा नहीं दिया जाता किसी को भी, कोई भी राष्ट्र भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इसमें किया क्या जाता है कि भ्रष्टाचार अधिकतम या न्यूनतम होने की सीमा पर इसमें क्या किया जाता है, रैंकिंग दी जाती है कि भ्रष्टाचार का लेवल कैसा है, ज़्यादा है या कम है, केवल इसके आधार पर रैंकिंग दी जाती है। इस बात का ध्यान रखें इसमें। और पहला बिंदु सबका सेम रहेगा इनमें, आप यदि लिखेंगे इसे कि यह भ्रष्टाचार से संबंधित है, भ्रष्टाचार को
अल्पतम करने के लिए सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक है, तो पहली लाइन ये आप लिख लेंगे इसमें, तो आपको सभी में काम आएगी। दूसरा आपका हो जाएगा कि वैश्विक भ्रष्टाचार बैरोमीटर, GCB के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर के नाम से। और इसमें होता क्या है कि ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा हर वर्ष प्रति वर्ष जारी किया जाता है। और इस सूचकांक की खास बात यह है कि जनता की राय और जनमत के आधार पर इसे बनाया जाता है। ठीक है, तीसरा देख लें इसमें, तो वैश्विक सत्यनिष्ठा रिपोर्ट। ठीक है, तो ये ग्लोबल इंटीग्रिटी रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। जारी करने वाली संस्था की बात करें तो ग्लोबल इंटीग्रिटी नाम की एक गैर सरकारी संस्था है, संगठन है, इसके द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, और पहला कॉमन पॉइंट है वो आप हमेशा इसमें लिखते रहें। अगला बिंदु है आपका कि अफ्रीकन शासन पर इब्राहिम सूचकांक। ये इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा इसको ध्यान रखें। तो इब्राहिम इंडेक्स के रूप में इसे जाना जाता है। तो IIAG मैंने लिख दिया इसमें, आप इसे ध्यान रखें। तो यह सूचकांक मोहम्मद इब्राहिम फाउंडेशन द्वारा 2007 से प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। और अफ्रीकन शासन पर इब्राहिम सूचकांक अफ्रीकी जो देश हैं उनके शासन की गुणवत्ता का वार्षिक आकलन करता है। जो अफ्रीकी देश हैं उनका जो शासन है उसकी गुणवत्ता का वार्षिक ये आकलन करता है। ठीक है, और इसको क्या किया गया है, मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में इसके कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। पहला क्या है आपका, सुरक्षा और कानून के जो नियम है, कानून नियम किस प्रकार से हैं। दूसरा आपका हो जाएगा कि भागीदारी कैसी है, भागीदारी और मानवाधिकार के आधार पर। तीसरा हो जाएगा इसमें सतत आर्थिक अवसर के आधार पर। और चौथा आपका हो जाएगा मानव विकास। ठीक है, तो पहला क्या है इसमें, सुरक्षा और कानून या नियम आप लिख सकते हैं, भागीदारी और मानवाधिकार के आधार पर, सतत आर्थिक अवसर के आधार पर, और मानव विकास के आधार पर। तो इस तरीके से 4 आधार हैं इसके, जो आपका इब्राहिम सूचकांक लिखें या इब्राहिम कह सकते हैं, इब्राहिम सूचकांक के आधार पर आपका किया जाता है। किसका, शासन की जो गुणवत्ता है उसके लिए ये सूचकांक लाया जाता है। तो इस तरीके से कुछ प्रमुख थे सूचकांक जो कि आपसे 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं, उसको इनमें लिख दिया गया है और आप इन्हें आसानी से याद भी कर लेंगे। ठीक है, तो 1-2 कॉमन पॉइंट रहते हैं, वो आपको भ्रष्टाचार जब भी आएगा तो आपको ये लिख सकते हैं सूचकांक में कि ये भ्रष्टाचार से संबंधित है। तो इनिशियल स्टार्टिंग वहीं से आप करेंगे। ठीक है, और कौन जारी करता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। आपने देखा इनमें जैसे ग्लोबल इंटीग्रिटी नामक संस्था जारी करती है, तो इनको आप जरूर ध्यान रखें। जैसे इसमें आपका सूचकांक ये कौन करता है, तो इब्राहिम फाउंडेशन द्वारा ये जारी किया जाता है। ये ग्लोबल इंटीग्रिटी के नाम से आपको GIR वाला हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का आपका बैरोमीटर हो जाएगा। इसके साथ साथ जो बोध सूचकांक है ये भी आपका TI के द्वारा है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो ये ध्यान रखें, कुछ इंपॉर्टेंट है। ईयर यदि आपको याद रहते हैं तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो 1995 बोध सूचकांक आप याद रखें। ठीक है, और आप इसके साथ साथ देख लें कि अफ्रीकन जो शासन जो सूचकांक है आपका इब्राहिम सूचकांक है वो 2007 से प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। तो इस तरीके से आप 4 बिंदु थे, मैंने आपको इसमें बता दिए हैं जो इम्पोर्टेंट है 3 मार्कर के हिसाब से। और भी इसमें बहुत सारे हैं पर आपको ज़्यादा इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जितना आप एग्ज़ाम में लिख सकें। और इतना यदि आप लिख देते हैं तो आपका 150 शब्दों में आसानी से हो भी जाएगा। ठीक है, अलग अलग भी यदि करके पूछेगा तब भी 150 शब्दों में आप इसे आसानी से लिख पाएंगे। तो ये आपके भ्रष्टाचार से संबंधित जो भी लेक्चर थे, इसमें 6 लेक्चर में मैंने पूरा भ्रष्टाचार आपको कंप्लीट कर दिया है। शाम तक आपको टेलीग्राम चैनल @MPPSC 2.0 पर इसकी PDF उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके बाद भ्रष्टाचार का इसमें कोई भी वीडियोज़ नहीं है क्योंकि लास्ट टॉपिक था। इसके बाद जो भी है थिंकर पे मैं आ जाऊँगा और वहाँ से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी थिंकर में, क्योंकि थिंकर से आपका 40% कवर होता है। ठीक है, भ्रष्टाचार यदि थिंकर आप पढ़ लेते हैं तो आपको बाकी चीज़ भी नहीं भी पढ़ेंगे तब भी आप एग्ज़ाम पास कर जाएंगे, ये ध्यान रखें। तो अब 40% पर फोकस किया जाएगा। और 4 तो पहले ही मैंने थिंकर जो इम्पोर्टेंट थे वो बता दिए थे। बाकी जो भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे उनको एक एक करके जल्दी से जल्दी समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। और जो भी टॉपिक इसके बचे हैं वो जैसे पहला पॉइंट है उसको भी लेकर भी आगे हम वीडियोज़ बनाते रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर किया करें। तो इस तरीके से यदि आपको वीडियो और भी चाहिए होंगे किसी भी टॉपिक पर, तो आप यदि मुझे समय मिलेगा तो मैं उस पर बनाता रहूँगा, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर किया करें क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें 50 से 60 लोग आते हैं इसमें देखने के लिए। तो हालांकि मेरा काम है मैं वीडियोस बना देता हूं ताकि आपको मदद मिल पाए। और ये बिल्कुल फ्री हैं, जितने भी वीडियोस हैं आप जाके चैनल पे देखेंगे प्लेलिस्ट पे, तो आपको एक तरफ से बनाए गए हैं। जैसे आप नीति शास्त्र पढ़ते हैं तो आपको
पूरे क्रमवार यदि वीडियोस देखने हैं तो आप केवल ऑन कर लीजिए और कंटिन्यू आप वीडियो पूरे देख सकते हैं। ठीक, तो ऐसा शायद कहीं नहीं मिलेगा, यदि मिलेगा तो आप वहाँ भी देख सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। फिर भी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।